हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं आपका रिवीजन के लिए, और जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। तो देखो, सर्विस कॉस्टिंग बेटा बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर हो रही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो हाँ, इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावना हमेशा रहती है, और जब इसका क्वेश्चन आता है तो कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स उसको या तो नहीं कर पाते, ठीक है, या फिर आधा अधूरा छोड़ के आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आप इस चैप्टर को करेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है सर्विस कॉस्टिंग के अंदर। तो कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। आइए, मीनिंग क्या है सबसे पहले तो सर्विस कॉस्टिंग इज द टेक्निक और मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट। तो सर्विस टेक्निक से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सर वो तो पहले भी कर रहे थे, नहीं, यहाँ पे ये जो है ये सर्विस सेक्टर को एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर जो आप पढ़ने वाले हो वो सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जहां पे जिनके अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर भी सर्विसेज होती हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो वहां भी इन प्रिंसिपल्स को आप यूज कर सकते हो। In other words, in service costing, we find out the cost per unit of various service sectors like transportation, hotel, financial services, and banking, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल, कैंटीन। ये सब एग्जाम्पल्स है जो आप मैं जो भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स है जहां पे आप इस्तेमाल करते हो सर्विस कॉस्टिंग का, ठीक है। नाउ सर्विस कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, अब ध्यान से देखिएगा कि सर्विस कॉस्टिंग का हम कहां कहां एप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सर्विस कॉस्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अंदर भी जहां वो सर्विस देते हैं यूज होती है। तो ये देखिए, तो एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग में एक होता है इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन। पहले मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूं। सर्विसेज ऑफर्ड टू आउटसाइड कस्टमर एज अ प्रॉफिट सेंटर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है वो हमारा प्रॉफिट सेंटर है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नल। ओके, नाउ एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो बस सर्विस होती है, एरोप्लेन की सर्विस होती है, आपकी ट्रेन सर्विस होती है, ठीक है, ये सब आपकी एक्सटर्नल सर्विसेज में आती है। हॉस्पिटलिटी सर्विस बाय होटल, फाइनेंशियल सर्विस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक हो गए, इंश्योरेंस सर्विस, आईटी सर्विस बाय आईटी कंपनी एटसेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी सर्विस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं ये अपने एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इंटरनल पे। सर्विस कॉस्टिंग फॉर इन हाउस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस कॉस्ट सेंटर टू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एज सपोर्ट सर्विस। तो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे सर्विस सेंटर्स भी होते हैं, आपने ओवरहेड चैप्टर में देखा। अब वो जो सर्विस सेंटर है वो दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपनी सर्विस देते हैं। तो अगर वो सर्विस सेंटर अपनी कॉस्टिंग करना चाहे तो वो तो सर्विस कॉस्टिंग लगा सकते हैं ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग इंटरनली। एग्जाम्पल देखो, includes canteen and hospital services for staff, boiler house for supplying steam to production department, captive power generating unit, research and development, quality assurance, laboratory services, etc. तो ये सारी आपके इंटरनल के अंदर कवर होती है। चलिए, इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग फैक्टर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे ये आपके सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम है और ये है उनकी कॉस्ट यूनिट के एग्जाम्पल। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं तो पैसेंजर किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के केस में, और गुड्स कैरिज के केस में क्विंटल किलोमीटर या टन किलोमीटर आप ले सकते हो। अगर सर्विस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो किलोवाट आवर बेस्ट रहता है एज अ यूनिट कॉस्ट यूनिट सॉरी। हॉस्पिटल के केस में पेशेंट पर डे, रूम पर डे, पर बेड, पर ऑपरेशन एटसेट्रा। कैंटीन के आइटम केस में पर आइटम, पर मील एटसेट्रा। सिनेमा पर टिकट कॉस्ट निकाल सकते हो आप। होटल के केस में आप कॉस्ट गेस्ट डेज, रूम डेज के बेसिस पे निकाल सकते हो। बैंक या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके केस में पर ट्रांजेक्शन, पर सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल पर लेटर ऑफ क्रेडिट, पर एप्लीकेशन, पर प्रोजेक्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में पर कोर्स, पर स्टूडेंट, पर बैच, पर लेक्चर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीईएस के केस में कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, पर मॉड्यूल। और इंश्योरेंस के केस में कॉस्ट पर पॉलिसी, पर क्लेम, पर टीपीए एटसेट्रा। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओके, चलिए इसके बाद कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब ये क्या होता है ध्यान समझना। कॉस्ट यूनिट तो हमने अभी देख क्या है, तब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है। द कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू मेजरमेंट यूनिट। जब आप दो मेजरमेंट यूनिट्स को कंबाइन कर देते हो तब आपको मिलती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट।
टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस और ऑपरेशन। तो कुछ सर्विसेज ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहां पे एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट होती है, तो बेटर ये रहता है कि उसको कंबाइन कर दो और एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स निकाल लो। They are used to assess the cost related to combined units such as cost per passenger kilometer in public transportation। तो ये जो cost per passenger, ध्यान से देखो पैसेंजर किलोमीटर, तो एक कॉस्ट यूनिट हो गई नंबर ऑफ पैसेंजर, एक कॉस्ट यूनिट हो गई टोटल किलोमीटर ट्रेवल, दोनों को मिला के बन गया पैसेंजर किलोमीटर। और भी एग्जांपल है जैसे टन किलोमीटर, क्विंटल किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, पेशेंट डेज एटसेट्रा। चलिए अब कुछ कंप्यूटेशंस देखेंगे हम यहाँ पे। नाउ ये जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट आपने पढ़ा, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट बेसिस जिसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, एक होता है कमर्शियल बेसिस जिसको सिंपल एवरेज कहा जाता है। नाउ एब्सोल्यूट बेसिस में देखना, दिस इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द कंपोजिट यूनिट बाय असाइनिंग वेटेज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इट में कंसीडर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। तो एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा तरीका है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दोनों कंसीडर किए जाते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए एब्सोल्यूट बेसिस या फिर वेटेड एवरेज बेसिस, नॉट सोनली बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट। तो ध्यान सुनना, जैसे कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है वो टन किलोमीटर निकालती है। अब उसको बोलते हैं हम अगर आपको एब्सोल्यूट बेसिस पे निकालना है तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब कैसे निकालते हैं ध्यान सुनना, उससे पहले ये लाइन फिर से पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। बाय असाइनिंग वेटेज टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, बस इतना ध्यान रखो कि वेटेड एवरेज बेसिस में हम कंपोनेंट्स को वेट्स असाइन करते हैं। अब एग्जांपल में कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वेट कैरिड, कि वो कितना वेट कैरी कर रहा है और कितना डिस्टेंस लेके जा रहा है, तो वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, प्लस वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस प्लस वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस। तो ये सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है कि हाँ, या इसका जो जस्ट सेकेंड, हाँ थोड़ी देर में इसका एग्जांपल है ही, वो हम एग्जांपल देखेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा, बट ये बेसिकली फॉर्मूला है समेशन ऑफ वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस प्लस वेट कैरिड इनटू डिस्टेंस, और जितना भी दे रखा है आपको पूरा कंसीडर करना है। ना कमर्शियल बेसिस जिसको सिंपल एवरेज बेसिस बोलते हैं, देखो वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये आपकी मदद करेंगे एग्जाम में इसको याद रखने की। वेटेड एवरेज में आपको जितने भी डिस्टेंस दे रखे हैं सबको वेट से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल एवरेज में आपको पता ही है कि एक ही बार डिवाइड किया जाता है, एक ही बार हम एवरेज निकालते हैं। सो दिस कंप्यूटेशन मेथड इन्वॉल्व्स अ सिंपलर एवरेजिंग प्रोसेस लाइक द वेटेड एवरेज। इट में इंक्लूड क्वालिटेटिव फैक्टर्स अलोंगसाइड क्वांटिटेटिव वंस। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल टन किलोमीटर, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि भाई कमर्शियल टन किलोमीटर निकालो, बेसिकली वो आपको सिंपल एवरेज यूज करने को बोल रहा है। तो देखो कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस n जितने भी हो इनटू वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस डैश 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 वेट n डिवाइडेड बाय n। ये होता है आपका सिंपल एवरेज निकालने का फॉर्मूला। अब ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। नाउ ए पॉइंट से बी पॉइंट में आने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 टन आपने कैरी किया, वेरी गुड। नाउ बी पॉइंट पे जब आप आए तो आपने लोडिंग करी यहाँ पे 2 टन की, तो आपके पास हो गया अब 7 टन, जिसको आप सी पॉइंट तक लेके गए 50 किलोमीटर, जहां पे आपने अनलोड किया 4 टन, तो 7 में से 4 टन चला गया तो बचे 3 टन, ये आप 100 किलोमीटर तक डी पॉइंट तक लेके आए। अब आपको निकालना है टन किलोमीटर यूजिंग एब्सोल्यूट बेसिस यानी कि वेटेड एवरेज बेसिस एंड यूजिंग द कमर्शियल यानी कि सिंपल एवरेज बेसिस। अब देखो वेटेड एवरेज बेसिस के केस में क्या होगा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस इनटू वेट, ठीक है, प्लस डिस्टेंस इनटू वेट, ठीक है, प्लस डिस्टेंस इनटू वेट, दैट्स इट। ये आ गया आपका 750 टन, यहां पूरा लिखेंगे किलोमीटर, ओके, 750 टन किलोमीटर। अब सिंपल एवरेज बेसिस पे क्या होगा, देखो कमर्शियल टन किलोमीटर, जिसको हम कमर्शियल टन किलोमीटर भी बोलते हैं, एवरेज वेट इनटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सर ये तो कुछ और फॉर्मूला है, नहीं, देखो एवरेज वेट, ये फॉर्मूला क्या है, वेट सारे वेट्स ऐड किए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट्स किया, तो ये एवरेज वेट ही तो बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं। और ये क्या है, सारे डिस्टेंस ऐड कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो सेम ही फॉर्मूला है। नाउ हियर एवरेज वेट इज इक्वल्स टू, एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, सारे जो वेट है वो ऐड करो, 5 टन, ओके, उसके बाद यहाँ पे 7 टन है, फिर 3 टन है। ये मत सोचो कि कितना आया कितना गया, नहीं, सीधे देखो भाई ए से बी में 5 टन लाया हूं, उसके बाद 7 टन लेके गया हूं, फिर मैं 3 टन लेके गया हूं, तो 5 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये 3 जर्नीज है तो डिवाइडेड बाय 3 किया आपने, तो एवरेज जो वेट आ गया वो आ गया आपका 5 टन। तो एवरेज वेट तो मिल गया। नाउ इनटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर,
टोटल 170, तो 5 टन इंटू 170 किलोमीटर आप करोगे तो 850 टन किलोमीटर आपका यहाँ पे कमर्शियल टन किलोमीटर आ गया। तो एब्सोल्यूट बेसिस में आपको क्या करना है, हर एक डिस्टेंस को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, देन सबको ऐड करना है। सिंपल एवरेज में एवरेज वेट निकालो और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लो। चलिए इसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट और इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट। नाउ इट इज अ मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट और प्राइसिंग फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज दैट शेयर कॉमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि कॉमन रिसोर्सेज शेयर करती है, जैसे होटल इंडस्ट्री में होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, तो वहां पे जो रिसोर्सेज है वो तो सेम यूज हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। तो ऐसे केस में हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट या इक्विवेलेंट सर्विस यूनिट निकालनी पड़ती है। Now each grade of service is assigned a weight and converted into equivalent units to allow for comparison and equivalence between various service grade। तो हम देखेंगे अभी एग्जांपल। Now पर्पस क्या है इसका, conversion into equivalent unit facilitates comparability and equivalence among different grades of services that utilize shared resources। तो देखो सबसे जो प्रॉब्लम होती है इस तरह की इंडस्ट्री में जहां पे अलग अलग ग्रेड की, जैसे होटल इंडस्ट्री बता रहा था मैं आपको, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, अब वो रिसोर्सेज तो एक ही शेयर करते हैं, वहां भी साफ सफाई होती है, वहां भी कुछ ऐसे जो भी रूम्स में आइटम्स रखे होते हैं वो रखा रहता है, ठीक है, लेकिन वो 3 अलग प्रोडक्ट है, 3 अलग सर्विसेज हैं बेसिकली उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे कि भाई मैंने महीने भर में इस होटल में इतना खर्चा किया, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अब वो एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल यूनिट्स लेनी पड़ेंगी। तो क्या आप अपने सिंगल, डबल, ट्रिपल रूम सबको एक साथ ऐड कर दोगे? नहीं ना, इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि सिंगल रूम की कॉस्ट कम होगी, डबल की ज्यादा होगी, ट्रिपल की ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रूम्स को इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि जो बेस है वो हमें सेम मिल सके। ठीक है, चलिए अब ये कैसे होता है ये मैं आपको यहां पे इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ एग्जाम्पल, अ होटल हैज 3 टाइप्स ऑफ रूम फॉर इट्स कस्टमर, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग। सिंगल, डबल, ट्रिपल, नंबर ऑफ रूम्स दे रखे हैं 120, 60 और 40। नाउ रूम का जो किराया है, ठीक है, अभी सिंगल रूम का किराया मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि डबल रूम का किराया सिंगल से 2.5 गुना ज्यादा है और ट्रिपल रूम का किराया, ठीक है, डबल का 2 गुना है, डबल का 2 गुना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका ये है ट्रिपल रूम का किराया डबल का 2 गुना है, ओके, और डबल का किराया सिंगल से 2.5 है, तो ट्रिपल रूम का किराया सिंगल रूम के कंपैरिजन में कितना होगा, 5 टाइम्स, 5 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, 2.5 इंटू 2। नाउ असाइन द वेट्स एंड कन्वर्ट ऑल द रूम्स इनटू इक्विवेलेंट यूनिट। अब साफ दिख रहा है 3 अलग तरह के रूम है ना, तो ये तो नहीं तीनों रूम को ऐड करोगे और ये आपकी कॉस्ट यूनिट हो जाएगी, नहीं, आपको हर एक यहाँ पे रूम को क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रूम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देयर आर 2 वेज। ठीक है, ये देखो, लेट्स मेक ऑल रूम्स इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम, ये 2 वेज को काट दो। ठीक है, अब कैसे करना है, माइंड में ये चीज ध्यान रखो कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल कॉस्ट यूनिट निकाल रहे हो, तो सिंगल कॉस्ट यूनिट निकालने के लिए आपको रूम्स को इक्विवेलेंट रूम्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिपल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करूंगा, डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करूंगा, सिंगल रूम तो पहले से सिंगल रूम में है। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो, सिंगल रूम, ठीक है, 120 रूम है और मैं कहता हूं साल में सपोज करो 360, 60 डेज हम लेके चलते हैं, तो 120 इंटू 360 हो गया आपका ये, तो 43 रूम डेज हो गए, मतलब 120 रूम 360 दिन तक ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो दैट इज 43,200 रूम डेज। तो डबल रूम के केस में 60 इंटू 360, 60 रूम 360 डेज के लिए 21,600, और ट्रिपल रूम के केस में 40 इंटू 360 डेज, यानी कि 40 रूम 360 दिन तक ऑक्यूपाइड है, तो ये आ गए रूम डेज। ठीक है, अब मैं इन रूम डेज को, जितने भी रूम डेज है, जैसे सिंगल रूम डेज 43,200 है, तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डबल रूम डेज है वो कितने, 21,600, इसको मैं सिंगल रूम डेज में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, मुझे ये पता है कि डबल रूम का जो किराया है वो सिंगल के किराए से 2.5 गुना ज्यादा है, तो 21,600 इंटू 2.5 डबल कर दो, 54,000। सो डबल रूम रेंट इज 2.5 टाइप्स ऑफ सिंगल रूम, तो उसके बेस में मैंने कन्वर्ट किया। ट्रिपल रूम को देखो कैसे किया, 14,400 इंटू 5, 2.5 इंटू 2, तो ट्रिपल शेयरिंग रूम रेंट इज ट्वाइस ऑफ डबल विच इज 2.5 टाइप्स ऑफ सिंगल, तो सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई करो, 72,000 आ गया। तो देखो हुआ क्या, हमारे जो डबल रूम ट्रिपल रूम है वो अब सिंगल रूम डेज में, इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज में कन्वर्ट हो गए, तो टोटल आ गया 1,69,200। अब इसको मैं टोटल सर्विस कॉस्ट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट है, टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स निकाले हैं मैंने, सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, इट इज इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट द कॉस्ट बिटवीन स्टैंडिंग वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, रिफर थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो देखो मैंने कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या सर्विस कॉस्टिंग में दिखाना जरूरी है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेमी वेरिएबल कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। हाँ, बाइफरकेशन आपको दिखाना जरूरी है, और बाइफरकेशन में क्या आएगा वो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद समटाइम कैरिंग मोर लोड अट्रैक्ट्स पेनल्टी। होता है ना कि गवर्नमेंट ने बोला है भाई आप एक बार में लेट से 6 टन ले जा सकते हो, अब आप 7 टन 8 टन लेके जा रहे हो, रूल ब्रेक कर रहे हो, तो पेनल्टी तो लगेगी। ठीक है, हाउएवर when calculating the absolute or commercial ton kilometer, actual load needs to be considered even if it's carrying penalty। तो अगर सवाल आपको ये बोलता है कि भाई एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालो या कमर्शियल टन किलोमीटर निकालो, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे हो। आपका जो भी एक्चुअल लोड है इंक्लूडिंग दैट एक्स्ट्रा लोड, उसे कंसीडर करके आपको कैलकुलेशन करनी है। एग्जांपल, सपोज द कैरिंग कैपेसिटी इज 5 टन, हाउएवर इन वन जर्नी द एक्चुअल लोड इज 6 टन, 1 टन एक्स्ट्रा हो गया, it is attracting penalty. Now while calculating the absolute ton kilometer or commercial ton kilometer, consider 6 tons not 5 ton। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो प्लीज 6 टन ही लेके करना। पीपी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है जो इस तरह का, जिसमें आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। नाउ तीसरा पॉइंट देखते हैं, एनी पेनल्टी पेड while transporting goods or passengers should be deducted from the cost as it is abnormal in nature and transferred to costing P&L। तो जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी इज नॉट योर सर्विसिंग कॉस्ट। आप सोचो ना, आप बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और बस ने कोई रूल ब्रेक कर दिया और बस वाले को, पुलिस वाले को वहां पे कुछ पेनल्टी, कुछ अमाउंट पे करना पड़ा, और बस वाला अंदर आके बोलता है कंडक्टर कि भाई चलो सवारियों पैसा निकालो पेनल्टी का, नहीं ना, क्योंकि वो तो बस की गलती है, तो आपसे क्यों वसूल करेगा। सो दैट्स नॉट अ सर्विस कॉस्ट, वो उस बस वाले का क्या है, लॉस है, वो अपने कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज कॉस्ट ऑफ रनिंग बस 10,000 है, फिक्स कॉस्ट 5,000 है। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10,000, फिक्स कॉस्ट 5,000 हो गई। पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग 200 रुपए की है। नाउ वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर किलोमीटर और पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल कॉस्ट 14,800 होगी। ठीक है, तो रनिंग बस 10,000 है, फिक्स कॉस्ट, मैं ये मान रहा हूं कि पेनल्टी जो है वो इस 10,000 के अंदर इंक्लूडेड है, तो प्लीज आपको उसको यहां से रिमूव करना है। अगर ऑलरेडी रिमूव्ड है तो फिर कुछ मत करना। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा, एडजस्टमेंट। नाउ अगला पॉइंट, जर्नी वेयर नो वेट इज कैरीड शुड नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग टन किलोमीटर। देखो जब भी आप टन किलोमीटर निकाल रहे हो कंपोजिट यूनिट, तो टन यानी कि वेट और किलोमीटर दोनों होने चाहिए। तो कुछ जर्नीज ऐसी होंगी जिसमें किलोमीटर तो होगा, डिस्टेंस तो होगा, लेकिन वहां पे ना वेट नहीं होगा। जनरली जब ट्रक ये सब लौट के आते हैं तो वेट नहीं होता, तो आपके कैलकुलेशन में आपको उसको कंसीडर, उस तरह की जर्नी को कंसीडर नहीं करना है। सपोज देयर आर टोटल 6 जर्नीज, 3 forward 3 return। Now at each forward journey weight carried is 4 ton and return journey 2 ton except one journey where load is 0। while calculating 10 किलोमीटर हम सिर्फ 5 जर्नीज ही कंसीडर करेंगे और उनका वेट, मतलब जो छठी जर्नी है, 6 जर्नी है, उसे आप टोटली इग्नोर करिए। नेक्स्ट, while calculating the diesel petrol cost total distance traveled including return trip should be considered। कई बार इसमें स्टूडेंट गलती करता है। देखो जो डीजल पेट्रोल की कॉस्ट होती है, तो जब आप फॉरवर्ड जर्नी में जाते हो और जब आप रिटर्न करते हो, तो रिटर्न आते वक्त कोई ट्रक बस को उठा के तो नहीं लाते हो, आप उसे चला के ही लाते हो, तो डीजल पेट्रोल कंज्यूम होता है। तो जब भी डीजल पेट्रोल की कॉस्ट निकालो तो ध्यान रखना फॉरवर्ड और आपकी रिटर्न जर्नी दोनों के किलोमीटर्स आपको कंसीडर करने हैं। जैसे कि डीजल कॉस्ट है 40 रुपए प्रति लीटर, और जो बस है वो 1 लीटर पे 3 किलोमीटर चलती है। नाउ फॉरवर्ड जर्नी आर 10 and 50 किलोमीटर इन इज वन वे। ठीक है, जैसे नाउ फॉरवर्ड जर्नीज आर 10, टोटल जो फॉरवर्ड जर्नी आपने की है वो 10 है एंड 50 किलोमीटर वन वे है, तो ये हो गया आपका 500 किलोमीटर। देयरफॉर टोटल किलोमीटर ट्रेवल वुड बी 10 इंटू 2 इंटू 500, ये इंटू 2 क्योंकि वापस भी आएगा, तो टोटल 1000 किलोमीटर ट्रेवल हो गया। अब 1 लीटर पे 3 किलोमीटर है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 333 लीटर लगेगा, 40 रुपए पर लीटर का रेट है, तो 13,320। पीपी बुक क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस तरह का कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद टोटल टेकिंग्स। कई बार देखा है सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में टोटल टेकिंग्स वर्ड होता है, तो टोटल टेकिंग्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस प्लस प्रॉफिट। इट इज लाइक सेल वैल्यू इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Now, concession period is a period for which an infrastructure is allowed to operate and recover its investment। Now, concession period जैसे कि आपके ये क्या बोलते हैं उसको, हम टोल प्लाजाज होते हैं, उनको एक कंसेशन पीरियड मिलता है कि हाँ भाई आपने टोल बनाया, चलो आप इसे ऑपरेट करो
और जो भी आपने खर्चा किया है रिकवर, आप वो इन्वेस्टमेंट वहां से रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आप इसे गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, जिसको हम BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बोलते हैं। तो जितने समय के लिए वो ऐसा करते हैं उसको कंसेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। सो इफ द कंसेशन पीरियड इज 15 years एंड देयर आर 365 days इन अ मंथ, देन व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कंसेशन डे, एक सवाल है पीपी बुक में क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालो एक कंसेशन डे पे। तो पहले तो टोटल कंसेशन डेज निकाल लो, पहले तो सॉरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालो, फिर उसको डिवाइड कर दो टोटल कंसेशन डे से। अब कंसेशन डेज कितने होंगे, 15 साल और हर साल के 365 दिन, यानी कि 5475, ठीक है। चलिए इसके बाद, इन केस वेयर क्वेश्चन required finding out the break even point, then first find contribution per unit and totaling fixed cost and then divide the fixed cost from contribution per unit। तो सर्विस कॉस्टिंग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोला गया है सर्विस इंडस्ट्री का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए एग्जांपल, सपोज फिक्स कॉस्ट है हॉस्पिटल की 1 लाख रुपए की और कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे है 1500। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, क्यों सर, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में जनरली, मतलब हॉस्पिटल इज अ सर्विस सेक्टर, तो वहां पे जो कॉस्ट यूनिट है वो पेशेंट डेज में है, ठीक है। तो ये आ गया ₹66.67 पर पेशेंट डेज, यानी कि एक पेशेंट एक दिन में 66, मतलब जस्ट सेकेंड, हाँ ये आपका ब्रेक इवन पेशेंट डेज आया है। देखो 1 लाख क्या है आपका फिक्स कॉस्ट और 1,500 क्या आपका कंट्रीब्यूशन है पर पेशेंट डेज। तो 66.67 ये रुपीज नहीं होगा, ओके। पेशेंट डेज में आप ब्रेक इवन करो, मतलब इतने पेशेंट इतने दिन तक रहते हैं तो वहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। दैट मींस एट अराउंड 67 पेशेंट डेज द हॉस्पिटल विल बी एट नो प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान से देखिएगा। पेट्रोल डीजल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। फेयर इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर। डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड लाइसेंस एक्सेट्रा इज कंप्यूटेड ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि ये सारे फिक्स नेचर के होते हैं। अल्टरनेटिवली, हाँ, डेप्रिसिएशन कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल और यूसेज एंड दैट डेप्रिसिएशन विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन में हमेशा ध्यान रखना, अगर डेप्रिसिएशन टाइम के बेसिस में है तो वो स्टैंडिंग कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज हो रहा है एक्टिविटी लेवल के हिसाब से या यूसेज पे डिपेंड कर रहा है तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएगा। टोटल ऑपरेटेड टाइम ऑन अ ट्रिप इंक्लूड्स रनिंग टाइम, अनलोडिंग एंड लोडिंग टाइम ऑल्सो। आप एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि टोटल ऑपरेटेड टाइम के बारे में पूछा है। तो टोटल ऑपरेटिंग जो टाइम होता है उसके अंदर गाड़ी का रनिंग टाइम भी आता है, अनलोडिंग का टाइम भी आता है, लोडिंग का टाइम भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स। आई होप अच्छे से आपको यहाँ पे आपका रिविजन हो चुका है।